नमस्कार और स्वागत है। आज हम रविंद्रनाथ ठाकुर की एक बहुत ही मशहूर और उतनी ही बेचैन कर देने वाली कहानी अतिथि की परतों को खोलेंगे। हाँ, और हमारी कोशिश आज सिर्फ कहानी सुनाने की नहीं है, नहीं। बल्कि उस सवाल की तह तक जाने की है जो ठाकुर हमसे पूछ रहे हैं। क्या हमारा स्नेह, हमारी ममता असल में दूसरे की आजादी पर डाला गया एक खूबसूरत पिंजरा है? वाह, तारापद का किरदार मतलब इसी पिंजरे के खिलाफ एक तरह की खामोश बगावत है। बिल्कुल। और ये बगावत शुरू होती है एक नदी के बीचों बीच। जमींदार मतीलाल बाबू अपने परिवार के साथ नाव पर हैं और अचानक एक लड़का आ जाता है 15-16 साल का। हाँ, और बस आकर पूछता है, बाबू तुम लोग कहाँ जा रहे हो? इतना सहज। और उसका जो पहला वर्णन है वो सिर्फ शारीरिक नहीं है, वो उसके पूरे अस्तित्व का सार है। बड़ी बड़ी आंखें, मुस्कुराते होंठ और शरीर पर बस एक मैली धोती। लेखक कहते हैं वो किसी पूर्व जन्म का तपस बालक लगता है। ये बहुत जरूरी है, मतलब वो दुनिया में है पर दुनियावी मैल उसे छू नहीं पाता। बिल्कुल, जैसे कीचड़ में कमल। वो हर चीज को एक अजनबी की तरह एक कौतूहल से देखता है, किसी भी चीज से जुड़ता नहीं। ये जुड़ना नहीं वाली बात बहुत अहम है, क्योंकि वो आते ही नाव पर सबकी मदद करने लगता है। हाँ, मछली काटता है, तरकारी बनाता है। जैसे सालों से यही करता आया हो। वो हर माहौल में तुरंत घुल मिल जाता है। तो फिर ये अलगाव कैसा? यही तो विरोधाभास है। वो सबसे जुड़कर भी नहीं जुड़ता। अच्छा। उसकी ये जो अनुकूलन क्षमता है, वो एक कला है, एक हुनर। जब जमींदार की पत्नी अन्नपूर्णा उससे पूछती हैं तो पता चलता है कि वो 7-8 साल की उम्र में घर से भाग गया था। और वजह? कोई दुख या तकलीफ? नहीं, यही तो बात है। कोई वजह नहीं थी। उसे घर में बेइंतहा प्यार मिलता था। माँ, भाई, बहन, पड़ोसी, गुरुजी सब उसे चाहते थे। तो फिर भागा क्यों? ये बात समझ नहीं आती। जिसे इतना प्यार मिले वो उसे छोड़कर क्यों जाएगा? क्योंकि तारापद के लिए प्यार एक बंधन है। प्यार एक बंधन? हाँ, ठाकुर उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, बंधन भीरू। मतलब जो बंधन से डरता हो। अच्छा। उसके लिए स्नेह की रस्सी भी उतनी ही चुभती है जितनी नफरत की जंजीर। जैसे ही उसे कहीं अपनापन मिलने लगता है, लोग उसे अपना समझने लगते हैं, उसकी आत्मा छटपटाने लगती है। तो ये एक पैटर्न था उसका। बिल्कुल। आप देखिए, घर से भागने के बाद वो यात्रा दल में गया, वहां लोगों ने उसे बेटे जैसा प्यार दिया, वो भाग गया। फिर पांचाली दल में गया, वहां गुरु उसे अपना सारा हुनर देने लगे, उसे खास समझने लगे, वो फिर वहां से भाग गया। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वो किसी भी तरह की पहचान से भाग रहा है? हाँ, किसी का बेटा, किसी का शिष्य, किसी का दोस्त, वो सिर्फ तारापद रहना चाहता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। वो किसी भी परिभाषा में कैद नहीं होना चाहता। उसका होना ही उसकी पहचान है। एकदम। और यही आजाद रूह जब मती बाबू के परिवार में पहुंचती है तो दो तरह की प्रतिक्रियाएं पैदा करती है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। एक तरफ है मती बाबू और अन्नपूर्णा, जो उसे अपने खोए हुए बेटी जगह देना चाहते हैं। उनका स्नेह ममता से भरा है। वो उसे पालना पोसना चाहते हैं, एक भविष्य देना चाहते हैं। और दूसरी तरफ है उनकी 9 साल की बेटी चारू शशि। हाँ, चारू। उसका स्नेह अधिकार से भरा हुआ है। वो इकलौती, जिद्दी और मनमौजी लड़की है। और तारापद पर मिलता अपने माँ बाप का ध्यान उसे बर्दाश्त नहीं होता। जहर जैसा लगता है। जब तारापद अपनी मीठी आवाज में लव कुश का गीत गाकर सबका मन मोह लेता है और माँ उससे पूछती है कि गीत कैसा लगा, तो वो जोर से सिर हिलाकर ना कह देती है। हाँ। मुझे हमेशा लगता था कि चारू सिर्फ एक ईर्ष्या करने वाली बच्ची है, लेकिन अब लग रहा है कि उसका किरदार कहीं ज्यादा जटिल है। बहुत ज्यादा। वो असल में तारापद का ही एक उल्टा प्रतिबिंब है। एक जो बांधना चाहता है और दूसरा जो आजाद होना चाहता है। वाह। चारू की हर हरकत तारापद को नियंत्रित करने की कोशिश है। जब नाव कांटालिया गांव पहुंचती है तो तारापद कुछ ही घंटों में पूरे गांव का दोस्त बन जाता है। हाँ, वो कुम्हार का चाक चलाता है, हलवाई की मदद करता है, बच्चों के साथ खेलता है, चरवाहों के साथ बांसुरी बजाता है। उसकी ये सहजता चारू को और जलाती है। उसे लगता है कि ये उसका तारापद है। ये बाकी सब लोगों का कैसे हो सकता है? और इसी अधिकार की भावना का नतीजा है वो घटना जब वो तारापद की बांसुरी तोड़ देती है। ये कहानी का एक बहुत ही जरूरी मोड़ है। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ एक चीज का टूटना नहीं है। बांसुरियां तारापद की आजाद आत्मा, उसके संगीत, उसकी कला का प्रतीक है। बिल्कुल। चारू उस बांसुरी को अपने पैरों तले कुचलकर असल में तारापद की उसी आजाद स्वभाव को कुचल देना चाहती है। वो एक संदेश देना चाहती है कि तुम सिर्फ मेरे हो, तुम्हारी कला भी सिर्फ मेरे लिए है। लेकिन तारापद की प्रतिक्रिया तो और भी हैरान करने वाली है। उसे गुस्सा नहीं आता। नहीं, वो बस हंस देता है। और ये हंसी, ये तो चारू के लिए हार से भी बड़ी चोट होगी। यकीनन, क्योंकि ये हंसी चारू को बताती है
कि तुम गलत चीज पर हमला कर रही हो, तुम एक भौतिक वस्तु तोड़ सकती हो, लेकिन मेरे अंदर के संगीत को, मेरी आजादी की भावना को नहीं छू सकती। मतलब तारापद किसी भी चीज से इतना नहीं जुड़ा है कि उसके टूटने का मातम मनाए। यही उसका ये अलगाव ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है और चारू की सबसे बड़ी हताशा। ये एक तरह का शक्ति परीक्षण है जिसमें चारू बुरी तरह हार जाती है। तो ये जो आजाद पंछी है, क्या कोई भी चीज, कोई भी आकर्षण उसे रोक नहीं पाता? लगभग नहीं, लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा बंधन आता है जो उसे करीब करीब 2 साल तक रोक लेता है। 2 साल तक? हाँ, और वो है ज्ञान का आकर्षण। अच्छा। मती बाबू देखते हैं कि तारापद लाइब्रेरी में तस्वीरों वाली अंग्रेजी किताबों को बड़े चाव से देखता है। वो उसे अंग्रेजी सीखने का प्रस्ताव देते हैं ताकि वो उन तस्वीरों का मतलब समझ सके। और तारापद मान जाता है। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? क्यों? जो लड़का किसी भी तरह के अनुशासन या नियम में नहीं बनना चाहता, वो पढ़ाई के बंधन में कैसे बंध गया? ये एक बहुत गहरे मनोवैज्ञानिक बिंदु है। शायद तारापद के लिए ज्ञान का बंधन दूसरों से अलग था। कैसे? देखिए, इंसानी रिश्ते उसे एक भूमिका में बांधते थे, बेटा, दोस्त, शिष्य। लेकिन ज्ञान का रिश्ता उसे दुनिया से जोड़ता था, उसे विस्तार देता था। अच्छा, वो उसे छोटा नहीं बल्कि और बड़ा बनाता था। बिल्कुल। और तारापद को शायद पहली बार कोई ऐसी चीज मिली जो उसे बांधे बिना उसकी दुनिया को बड़ा कर रही थी। और जाहिर है चारू को ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ। नहीं, वो भी अंग्रेजी सीखने की जिद करने लगती है। लेकिन उसका मकसद सीखना कम और तारापद की पढ़ाई में अड़चन डालना ज्यादा होता है। हाँ, वो उसकी कॉपी पर स्याही गिरा देती है, कलम चुरा लेती है। ये सब तारापद का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिशें हैं। लेकिन यहीं पर उनका रिश्ता एक नया और ज्यादा जटिल मोड़ लेता है ना? बिल्कुल। तारापद जब नाराज होता है तो चारू उसे मनाने के लिए हर हद तक जाती है। हाँ, वो स्याही गिराने वाला दृश्य, जब तारापद चुप हो जाता है तो चारू उसकी खामोशी से डर जाती है। हाँ, वो खुद एक कागज पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखकर माफी मांगती है, मैं फिर कभी किताब पर स्याही नहीं फैलाऊंगी। और तारापद उसे देखकर हंस पड़ता है। उनका ये लड़ना, मनाना, ये नोक-झोंक, शायद यही वो अनजाना बंधन था जो तारापद को रोक रहा था। कहानी में एक पंक्ति भी है, बालिका का स्वाभाविक दौरात्म्य और चंचल सौंदर्य अलक्षित भाव से उसके हृदय पर बंधन फैला रहा था। हाँ, मतलब चारू की वो बचकानी शरारतें और उसकी चंचलता अनजाने में ही तारापद के दिल पर एक जाल बुन रही थी। ये कोई सीधा साधा स्नेह नहीं था, एक पहेली जैसा था, एक चुनौती जैसा। और शायद इसीलिए तारापद इसमें 2 साल तक उलझा रहा। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या हम तारापद के इस बंधन भीरू स्वभाव को सिर्फ आजादी की चाह कहकर सरा सकते हैं? क्या यह एक तरह की भावनात्मक जिम्मेदारी से भागना नहीं है? वो लोगों के दिलों में जगह बनाता है और फिर उन्हें तोड़कर चला जाता है। ये थोड़ा स्वार्थी नहीं लगता? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है और कहानी हमें इसका कोई आसान जवाब नहीं देती। अच्छा। एक नजरिए से देखें तो वो बेहद स्वार्थी है। वो सिर्फ अपनी आजादी के बारे में सोचता है। लेकिन ठाकुर के नजरिए से देखें तो शायद तारापद एक आदर्श है। एक आदर्श कैसे? वो उस इंसान का प्रतीक है जो सामाजिक अपेक्षाओं से पूरी तरह मुक्त है। वो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या किसी को प्यार करने का हक हमें ये अधिकार भी देता है कि हम उसकी जिंदगी का फैसला करें। जैसे मती बाबू और अन्नपूर्णा ने किया। आप उनके शादी के फैसले की बात कर रहे हैं? हाँ, जब उन्हें लगता है कि तारापद अब काफी सभ्य हो गया है, पालतू बन गया है, तो वो चारू से उसकी शादी तय कर देते हैं। और तारापद को पता भी नहीं। वो इस पूरे षड्यंत्र बंधन से पूरी तरह अनजान है। ये स्नेह का सबसे बड़ा और आखिरी जाल था जो उसके चारों ओर बुना जा रहा था। और यहीं से कहानी अपने अंत की ओर बढ़ती है। श्रावण का महीना, बारिश, और गांव की सूखी नदी में बाढ़ आ जाती है। ये प्रकृति का वर्णन बहुत शक्तिशाली है। ये सिर्फ मौसम का हाल नहीं है, नहीं, ये तारापद की बेचैन आत्मा का बाहरी प्रतिबिंब है। वो उमड़ती हुई नदी, दूर दराज के देशों से आती नावें, मल्लाहों के अनजान गीत, पास के मेले का शोर, ये सब बाहरी दुनिया की पुकार है। 2 साल से जो दुनिया शांत थी, वो अब दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दे रही है। हाँ, लेखक लिखते हैं, सामने आज मानो समस्त जगत की रथ यात्रा हो। चक्र घूम रहा है, ध्वजा फहरा रही है, पृथ्वी कांप रही है। वो नदी में खड़ी नावों को देखता है और उसे एहसास होता है कि ये दुनिया कितनी बड़ी है। और वो एक छोटे से गांव में कैद होकर रह गया है। आजादी की वो पुरानी प्यास फिर से जाग उठती है। और इस बार ये पहले से कहीं ज्यादा तीव्र है। क्योंकि अब दांव पर उसकी पूरी जिंदगी है। शादी एक स्थायी बंधन है, एक जिम्मेदारी है।
ये वो हर चीज है जिससे तारापद हमेशा भागता रहा है। उसे एहसास हो जाता है कि अब भागने का आखिरी मौका है। हाँ। और फिर जिस सुबह उसकी माँ और भाई शादी की बात पक्की करने के लिए कांठालिया पहुंचते हैं, उसी सुबह तारापद गायब हो जाता है, हमेशा की तरह, बिना किसी को बताए। वो स्नेह, प्रेम और दोस्ती के इस चक्रव्यूह को भेद कर बारिश की एक अंधेरी रात में अपनी असली और उदासीन माँ यानी इस विशाल पृथ्वी की गोद में वापस चला जाता है। वो एक अतिथि की तरह आया था और एक अतिथि की तरह ही चला गया। पीछे छोड़ गया एक टूटा हुआ दिल, हाँ। कुछ अधूरी उम्मीदें हाँ। और एक सवाल। हाँ, एक बहुत बड़ा सवाल। तो आखिर में ये कहानी हमें छोड़ कहाँ जाती है? तारापद के किरदार से हम क्या समझ सकते हैं? ये कहानी हमें सिखाती कम है और हमसे सवाल ज्यादा करती है। ये हमें मानवीय रिश्तों की सबसे बुनियादी कश्मकश दिखाती है। क्या किसी को प्यार करने का मतलब उसे अपनी मर्जी से चलाना है? बिल्कुल। चारू अपनी ईर्ष्या और अधिकार से और माता पिता अपनी ममता और भविष्य की योजनाओं से सब उसे बांधना ही तो चाहते थे। सब उसे एक रिश्ते में कैद करना चाहते थे, जबकि उसका स्वभाव ही संबंधहीन रहने का था। तारापद के लिए घर एक ठिकाना नहीं, एक अनुभव है। और जैसे ही वो अनुभव आदत में बदलने लगता है, वो उस घर को छोड़ देता है। वो स्थायी पते का नहीं, बल्कि क्षणभंगुर अनुभवों का वाथी है। तो ये कहानी एक बहुत ही गहरा और शायद थोड़ा तकलीफ दे सवाल हमारे लिए छोड़ जाती है। हाँ, क्या सच में कुछ लोग अतिथि की तरह ही होते हैं, जो हमारी जिंदगी में एक खूबसूरत लहर की तरह आते हैं और जिन्हें हम हमेशा के लिए रोक कर नहीं रख सकते? और अगर हम उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, तो क्या हम अनजाने में उस खूबसूरती को ही खत्म कर देते हैं जिसके लिए हमने उन्हें चाहा था? क्या हर किसी को एक घर, एक बंधन, एक रिश्ते की जरूरत होती है, या कुछ आत्माएं सिर्फ भटकने के लिए ही बनी हैं?